जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कहते हैं ना कि बाद में पछतावे से अच्छा है, बाद में पछतावे से अच्छा है कि एक बार जी जान लगा करके मेहनत कर लिया जाए। तो आज है 6 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि सर 6 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। क्या बोलोगे आप कि 6 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस? मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये अस्थमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अस्थमा जो है वो हमारे लंग्स अर्थात फेफड़े को करता है प्रभावित। किसको करता है? अस्थमा जो है ये फेफड़े को करता है प्रभावित। अगर दोस्तों आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपका जो एयर ट्यूब होगा दोस्तों वह इस तरह से जाम हो जाएगा, देख लो इस तरह से। अगर अस्थमा नहीं है तो इस तरह से दोस्तों नॉर्मल जो एयर ट्यूब होता है वह इस तरह का होता है। तो याद रखना अस्थमा जो है वो प्रभावित करता है किसको? तो क्या बोलोगे आप कि सर फेफड़ा को प्रभावित करता है अस्थमा। अब देखो 6 मई को मनाया गया ना विश्व अस्थमा दिवस, तो और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अब तक मई महीने में मनाए गए हैं? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपका है रामकृष्ण मिशन की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आप बोलोगे सर 1 मई को मनाया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वो 1 मई 1897 को हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अब देखो महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो आप बोलोगे सर 1 मई को इस राज्य ने मनाया। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई को। और विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया 4 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है वो 3 मई को मनाया गया है। इस बार का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें अपने प्यारे देश भारत का स्थान जो है वो 151 है। और प्रथम स्थान पर जो है वो कौन है? तो बोलोगे सर नॉर्वे जो है, नॉर्वे है प्रथम स्थान पर। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो आप बोलोगे सर ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। तो याद रखना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में अपने प्यारे देश भारत का स्थान 151 आया है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान जिसका बापू वनम नाम क्या है उसका? बापूजी वनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बापूजी वनम का उद्घाटन मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में किया गया है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुई थी। और तेलंगाना में ही विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान बापूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। देखो कान्हा शांति वनम में, कान्हा शांति वनम में विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण प्राणी उद्यान बापूजी वनम का उद्घाटन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा के द्वारा किया गया है। अब जिष्णु देव वर्मा दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल है? तो उसी राज्य के न होंगे जहां पर किया गया है। तो कौन से राज्य के? तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा मेरे प्यारे बच्चों। अब बात की जा रही है तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना में ही दोस्तों भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बना था। अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो बना आपका वो जो बना वो गुजरात में बना था। कहाँ बना था? गुजरात में। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं तेलंगाना को। तो ये है मेरे प्यारे देश, अपने प्यारे इंडिया का मैप। तो देखो ये जो आपका है वो है तेलंगाना, तेलंगाना है, ये तेलंगाना है। और ये जो आपका है वो आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है? तेलंगाना। याद रखना तेलंगाना, तेलंगाना है और ये जो है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि सर आंध्र प्रदेश है। और पहले ये तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश दोनों एक हुआ करता था। लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। एकदम याद रखना आपको है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो ये जो तेलंगाना आपका है मेरे प्यारे बच्चों, तेलंगाना में है पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो बोलोगे कि सर पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तेलंगाना में। अमरावाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान पाक कला का शहर हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और चार मीनार का निर्माण जो करवाया गया था वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हुसैन सागर झील भी कहाँ है? तो हैदराबाद में ही है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे? सर हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। अब मैप के बारे में बात करते तो ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये वाला केरल है, ये वाला कर्नाटक है, ये वाला जो है वो गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, ये वाला जो है वो महाराष्ट्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है ये गुजरात, देखो गुजरात, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये वाला जो है वो गोवा है, गोवा है, ये वाला कौन सा है? तो कर्नाटक है, ये वाला कौन सा है? केरल है दोस्तों, केरला है, ये वाला जो है वो तमिलनाडु है, ये वाला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, ये वाला मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा है, ये वाला जो है वो WV वेस्ट बंगाल है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो भारत की तटवर्ती सीमा जो लगती है वो लगती है 9 राज्यों से। कितने राज्यों से भारत का तटवर्ती सीमा लगता है? तो क्या बोलोगे? सर 9 राज्य से लगता है। अब मेरे प्यारे बच्चों 9 राज्य से लगता है तो पहला आपका हो जाएगा गुजरात, गुजरात। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र। तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा कर्नाटक, पांचवा हो जाएगा केरल, पांचवा हो जाएगा केरल, छठा जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा तमिलनाडु, सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा ओडिशा और नौवां हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? तो क्या बोलोगे? सर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। देखो तो अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य मतलब तट से लगा हुआ राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे कि सर गुजरात जो है वो भारत का सबसे बड़ा तट से लगा हुआ राज्य है। और अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे छोटा तट से लगा राज्य कौन सा है तो आप बता दो इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? सर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अच्छा हैदराबाद के बारे में पूछिए तो कौन से नदी के किनारे हैदराबाद है? तो बोलोगे मूसी नदी के किनारे। मौसी ने दोस्तों, मूसी नदी। कौन सा नदी? मूसी नदी के किनारे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। और यहाँ पर राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है। देखो जैसे कि मैंने बोला आपको मेरे प्यारे बच्चों की तेलंगाना में राज्यसभा सीट जो आपका है RS and LS। RS मतलब लोग, राज्यसभा, LS मतलब लोकसभा। तो तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। उसी तरह से असम भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। असम जो आपका है, असम में कितना है? तो याद रखना असम जो आपका है, असम में जो है वो है 7 और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 7 और 14 है। फिर से दोस्तों पंजाब जिसे 5 नदियों की भूमि बोलते हैं तो पंजाब में जो है वो 7 है और 13 है राज्यसभा लोकसभा। याद रखना ये कॉमन वाला है जो मैंने आपको बताया जहां पर राज्यसभा सीट कॉमन है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों हिमायत सागर सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है और कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप कि सर ये भी तेलंगाना में है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तेलंगाना के बारे में मैंने आपको बताया और ये है तेलंगाना का मैप दोस्तों। मैंने इंडिकेट किया कि भारत में कहां पर तेलंगाना है। तो याद रखना दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में 4 मीनार भी है। अगला प्रश्न है देखो एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। बार बार बोलोगे तो क्या होगा? आपको भी बोलने आ जाएगा। होता है ना कि विदेशी प्रधानमंत्री बच्चों को ज्यादा याद नहीं हो पाते हैं। तो क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं? एंथनी एल्बनीज, प्रश्न क्या है? एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्या बोलोगे बच्चों आप कि सर एंथनी एल्बनीज फिर से बन गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। जो अब एंथनी एल्बनीज बन गए हैं तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चे ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री है वह यही है
एंथनी एल्बनीज मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो मैंने तुरंत बताया ना आपको, एंथनी एल्बनीज हैं। और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश जो बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, इसका फीडबैक आप अवश्य दिया करो कमेंट बॉक्स में कि यह करंट अफेयर आपको कैसा लगा, कहीं कमी लग रही है आपको तो भी बताया करो, जिससे मैं उसको सही भी करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बताया आपको। हमारा अगला प्रश्न आपका है कि वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। वायुसेना के उप प्रमुख जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वायुसेना के उप प्रमुख जो बने हैं वो नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। कौन बने? नर्मदेश्वर तिवारी जो हैं यही बने हैं वायुसेना के उप प्रमुख मेरे प्यारे बच्चों। और कल जो मैंने प्रश्न किया था, और मैं जितना भी प्रश्न किया था दोस्तों उस दिन, वो सही प्रश्न के जो बेहतरीन तरीके से जवाब देने वाले विजेता है उनका नाम है मलिंगा बॉलर बॉय। तो आप भी अच्छे तरीके से जवाब दिया करो। आपका ही मैं कमेंट जैसे इनका शो कर रहा है वैसे आपका भी शो करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब वायुसेना के उप प्रमुख के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही है वायुसेना के उप प्रमुख। क्या नाम है? नर्मदेश्वर तिवारी। सॉरी दोस्तों, नर्मदेश्वर तिवारी। नाम क्या है? नर्मदेश्वर तिवारी। क्या नाम है? नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे ये। तो मेरे प्यारे बच्चों हम देखो आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं वायुसेना के बारे में। तो देखो, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। क्या बोलोगे कि सर वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो बोलोगे 8 अक्टूबर 1932 को। कब? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई। और वायुसेना ही नहीं, तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखना। वायुसेना का भी मुख्यालय है, थल सेना का भी मुख्यालय है और नौसेना का भी मुख्यालय है। अब देखो, आदर्श वाक्य वायुसेना का क्या है? नभ अस्पृश्य दीप्तम। क्या है आदर्श वाक्य? नभ अस्पृश्य दीप्तम। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वायुसेना के, उनका नाम था एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे वायुसेना के तो क्या बोलोगे? सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और वर्तमान में जो है वो कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। कौन है वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष? तो क्या बोलोगे? अमरप्रीत सिंह है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर सुबह के 4 बजे करवाता हूँ। तो आप मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो यह करंट अफेयर हमारा। अब देखो, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे? सर 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे? तो क्या बोलोगे कि सर 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। तो क्या बोलोगे? 8 अक्टूबर को। देखो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की स्थापना 1962 में हुई और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स की स्थापना 1969 को हुई थी। ये भी याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की सीडीएस कौन है। सीडीएस अर्थात होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये है अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे कौन दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी। और अगर मैं पूछ दूं आपसे कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह बोलोगे। तो ये सब दोस्तों डेली आप नोट भी किया करो कॉपी भी। और इसका आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला, जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र बन गया है। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जहां पर इसरो का मुख्यालय है। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हो गई थी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, गुजरात जो है मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात में है थोल झील। याद रखना, कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर थोल झील जो है वो गुजरात में है। और हरियाणा के बारे में बात की जाए तो हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोलोगे? सर हरियाणा में है। अब महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों, तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो महाराष्ट्र आपका है ये मैप में दिख रहा होगा, ये है महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर सीमा के बारे में बात की जाए कि महाराष्ट्र की सीमा जो लगती है वो कौन कौन से राज्य से लगती है, तो आप बोलोगे कि सर महाराष्ट्र की सीमा जो लगती है वो लगती है, सबसे पहले तो आप बोलोगे गुजरात का नाम, गुजरात का नाम। फिर बोलोगे मध्य भारत का नाम दोस्तों, मध्य भारत में एक राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। फिर से आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ का नाम बोलोगे आप,
सर छत्तीसगढ़ जो है इसकी भी सीमा लगती है महाराष्ट्र से। फिर बोलोगे सर तेलंगाना भी तो है, फिर आप बोलोगे सर कर्नाटक भी तो है, और फिर क्या बोलोगे सर गोवा भी तो है। तो ये सब राज्य जो है वो लगती है महाराष्ट्र से। और इस तरफ जो है दोस्तों वो अरब सागर है, याद रखना, अरेबियन सी, अरब सागर है। कौन सा सागर दोस्तों? अरब सागर है। अगर इधर बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी मेरे प्यारे बच्चों, एकदम भूलना नहीं है, रट लेना, याद कर लेना है। अगर नीचे बात करें तो इंडियन ओशियन है, हालांकि इंडियन ओशियन का ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी पार्ट है। अब देखो बात करते हैं कि भारत तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं। पहला है गुजरात, दूसरा आपका कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठा आपका तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां ओडिशा है और नौवां जो है पश्चिम बंगाल है। ये भारत के तटवर्ती राज्य है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप मैप पे भी देख लिए होंगे महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो आज कुछ राज्य देख लेते हैं मैप में, ताकि याद करने में आपको आसानी हो कि कौन सा राज्य मैप पे कहाँ है। अगर आप मैप याद कर लेते हो, मैप समझ लेते हो, तो कोई दिक्कत आपको फिर एग्जाम में नहीं होना है। तो देखो सबसे पहले हम दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। आज हम कवर कर लेते हैं दक्षिण भारत तक। तो देखो ये राज्य जो आपका, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप बोलोगे सर ये राज्य करेले जैसा है। करेले जैसा, बिल्कुल करेले जैसा। करेले खाते हो या नहीं खाते हो? आप खाया करो, अगर नहीं खाते हो तो खाया करो, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा दोस्तों करेला होता है। तो ये है करेले जैसा आकार का केरल। केरल के अगर बगल में जाएं, तो केरल के अगर बगल में जाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो केरल के बगल में जो राज्य है आपका, ये राज्य दिख रहा होगा आपका। इस राज्य का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो आप बोलोगे सर तमिलनाडु। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु। क्या बोलोगे आप? सर तमिलनाडु है। ये जो आपका राज्य है इसका नाम क्या है? तमिलनाडु है। और अगर इस राज्य के बारे में बात किया जाए दोस्तों, देखो ये राज्य दिख रहा होगा आपको। अगर इस राज्य के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो ये राज्य जो आपका है वो कौन सा राज्य है? तो आप बोलोगे सर इसी को तो बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी, इसी को तो बोलते हैं। अब समझ गए हो गया आपके आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। अगर इधर बात करते हैं तो ये जो आपका मेरे प्यारे बच्चों है, ये कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। सर कर्नाटक में तो आपने भी बताया था इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली ने ही बेंगलुरु में लाल बाग पार्क भी बनाया था, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हम कर्नाटक के जरा सा ऊपर बढ़ते हैं। तो लाल कलर में दोस्तों मैंने जो हाईलाइट किया है वो राज्य कौन सा है? तो ये तो आपका महाराष्ट्र है, याद ही आपको है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए तो लोनार झील भी है मेरे प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे सर? लोनार झील जो आपका है वो महाराष्ट्र में है। और ये दिख रहा है आपको छोटा सा राज्य दोस्तों, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, ये है गोवा। ये कौन सा है? गोवा। गोवा राज्य है। और यहाँ पर याद रखना दूध सागर झरना जो है, दूध सागर झरना, दूध सागर कौन सा दोस्तों? दूध सागर। दूध सागर झरना जो है ये गोवा में है। अब अगर हल्का आगे बढ़े तो ये राज्य दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये राज्य जो आपका है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ये तेलंगाना है। तेलंगाना। अब तेलंगाना का नाम जैसे भी मैं लेता हूँ दोस्तों, मैं बता, जैसे ही मैं तेलंगाना का नाम लूँ तो आप याद रखना चार मीनार तेलंगाना में ही है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में ही है। अगर इसकी तेलंगाना के जस्ट बगल में जाएं दोस्तों, छत्तीसगढ़ मिलेगा और हमको मिलेगा ओडिशा। ओडिशा। अब ओडिशा में दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, सबकी इच्छा होती है कि एक बार हम जगन्नाथ मंदिर जरूर जाएं। तो जगन्नाथ मंदिर मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा में ही है। ओडिशा। ओडिशा ये है राज्य जो है, इसका नाम क्या है? ओडिशा। ओडिशा के बारे में बात करें दोस्तों, तो ओडिशा के बगल में जो राज्य दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों है वो कौन सा राज्य है? तो ये बोलोगे कि सर इस राज्य के बारे में तो मैं जानता ही हूँ, ये राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। इसके बारे में आपने कई बार बोला है कि छत्तीसगढ़ को हम लोग बोलते हैं धान की डलिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जरा मुस्कुराते हुए जवाब दो, धान की डलिया। अब देखो, अब एक बात और याद रखना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा राज्य? तो छत्तीसगढ़। याद रखना, दो बात याद रखना, छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा कर्क रेखा और भारतीय मानक समय दोनों गुजरती है। मिस्टेक दोस्तों बोलने में हो गया, इसको माइंड मत करना आप। देखो मकर रेखा तो गुजरती ही नहीं है, मकर रेखा इधर से नहीं, मकर रेखा जो आपका है वो गुजरती है दक्षिणी गोलार्ध से और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो कर्क रेखा जो आपका कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, याद रखना। तो अब जो बाकी राज्य बच गए वो हम कल देखेंगे। आप बस ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि ये राज्य जो दिख रहा है आपको ये कौन सा राज्य है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये राज्य कौन सा है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब महाराष्ट्र में मेरे प्यारे बच्चों गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है। गुगामल कौन सा राष्ट्र? गुगामल, नवेगांव, तडोबा, गुगामल, नवेगांव, तडोबा, बोरीबिली, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार झील महाराष्ट्र में है। फिर से एक बार जरा बोलो जोर लगा के दोस्तों, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान
और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है। अब मुंबई है तो मुंबई दोस्तों, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, याद रखना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि सर मुंबई में है। मेरे प्यारे बच्चों कैसी लग रही है हमारी करंट अफेयर आपको? इसका फीडबैक आप दिया करो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड कहते हैं मुंबई को। और भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, पैसेंजर को जागरूक करने के लिए छोटा भीम के साथ समझौता किया है? तो छोटा भीम के साथ समझौता किया है किसने? तो याद रखना पश्चिम रेलवे के द्वारा छोटा भीम के साथ समझौता किया गया है। इसलिए तो जनता को जागरूक करने के लिए। अब पश्चिम रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं कि पश्चिम रेलवे ने मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो प्रश्न बनता है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखो, ये है छोटा भीम मेरे प्यारे बच्चों, कार्टून कैरेक्टर है छोटा भीम। और छोटा भीम ने के साथ पश्चिम रेलवे ने क्या किया? समझौता किया है जनता को जागरूक करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं देखो पश्चिम रेलवे। तो अगर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछे तो क्या बोलोगे आप कि सर मुंबई चर्चगेट जो है वो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे कि सर मुंबई चर्चगेट जो है वो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आसान भाषा में सीख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो अगर हम बात करें, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो ये मानते हैं कि ये मध्य सेंटर है, तो मध्य रेलवे के अगर बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, किसके बारे में कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि सर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई वीटी है। क्या बोलोगे? मुंबई वीटी। मुंबई वीटी जो है वो मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब देखो, इसके पूरब में जाएंगे इस तरफ और पश्चिम जाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो अब देखो, पूरब की तरफ जाओगे तो पूर्वी राज्य जो दोस्तों आपका है वो पश्चिम बंगाल है। और तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है आप क्या बोलोगे? सर कोलकाता है। क्या है? तो क्या बोलोगे? कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो क्या है? तो क्या बोलोगे? कोलकाता। और मध्य रेलवे में क्या मिला हमको? मौसे मध्य, मौसे मुंबई वीटी, मुंबई वीटी, याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम रेलवे के बारे में। तो पश्चिम रेलवे में जाएंगे तो मुंबई चर्चगेट चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या बोलोगे? सर मुंबई चर्चगेट। मुंबई चर्चगेट जो आपका है वो है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। अब देखो, पूरब भी याद कर लिए होंगे आप, कोलकाता है। और पश्चिम में कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? सर मुंबई। मुंबई चर्चगेट जो है वो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। अब मध्य मौसे मुंबई बीटी, बीटी मतलब बीच, बीच मतलब बॉ, तो मुंबई वीटी का मुख्यालय जो है वो मध्य रेलवे में, मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हम जाएंगे उत्तर में। तो उत्तर में जाएंगे तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है वो क्या बोलोगे? सर दिल्ली है। और अगर दक्षिण के बारे में बात करें, दक्षिण तमिलनाडु दोस्तों, याद रखना दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वो क्या बोलोगे कि सर चेन्नई है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? मुंबई वीटी बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप। सर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या बोलोगे? मुंबई वीटी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है? मुंबई चर्चगेट। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो चेन्नई है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर पहली बार वायुसेना के विमानों ने रात में नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया? देखो, दिन में तो कई बार 1-2 एक्सप्रेसवे कर चुका है, लेकिन रात में पहली बार किया गया है। कौन से एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास? दोस्तों किस चीज का अभ्यास? तो नाइट लैंडिंग का अभ्यास। तो याद रखना गंगा एक्सप्रेसवे पर। किस पर? तो गंगा एक्सप्रेसवे पर मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगर मैं पूछूं कि किस एक्सप्रेसवे पर पहली बार वायुसेना के विमानों ने रात में नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया है? तो क्या बोलोगे? गंगा एक्सप्रेसवे पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां बात हो रही है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में।
तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जहां नाइट लैंडिंग की सुविधा है और दिन में एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग सुविधा यमुना एक्सप्रेसवे पर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध है। याद रखना कहां कौन कौन से एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर दोस्तों और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा दिन के लिए उपलब्ध है और रात वाला जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो होगी वो 594 किलोमीटर लंबा है और यह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ती है गंगा एक्सप्रेसवे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये जो अभ्यास किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो याद रखना ये शाहजहांपुर के जलालाबाद में वायुसेना के विमान ने रात में नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया है। वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान सखुई MU-30 का अभ्यास किया। MiG-29, राफेल, जगुआर मालवाहक विमान, हरक्युलिस C-130 मालवाहक AN-32 और Mi-17 हेलीकॉप्टर को अभ्यास में शामिल किया। याद रखना तो कौन से एक्सप्रेसवे पर मेरे प्यारे बच्चों, गंगा एक्सप्रेसवे पर है। गंगा एक्सप्रेसवे कहां को कहां से जोड़ती है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद, ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है और ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया। याद रखना जितने राज्य हैं उतने ग्रामीण बैंक हो गए हैं। अब तो कितने राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों, 28, तो 28 ग्रामीण बैंक भी हो गए। अब तो देखो पहले जो ग्रामीण बैंक की संख्या थी वो 43 थी, ये भी याद रखना आप, और अब विलय करके क्या कितना कर दिया गया, जितने राज्य उतने ग्रामीण बैंक कर दिए गए। एकदम आसान है, 28 राज्य 28 ग्रामीण बैंक हो गए। अगर बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार में पहले 2 ग्रामीण बैंक थे, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो अब दोनों एक हो गया जिसका नाम पड़ गया बिहार ग्रामीण बैंक। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बोलोगे आप। तो देखो मेरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो याद रखना इनका नाम है आशुतोष कुमार झा बने हैं। कौन बन गए हैं, तो क्या बोलोगे, आशुतोष कुमार झा। देखो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई 2025 को हुआ है। जितने भी ग्रामीण बैंक दोस्तों थे सभी का विलय जो हुआ है वो 1 मई को ही हुआ है और 1 मई को मजदूर दिवस ही मनाया जाता है। देखो देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई, तो 28 हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 दिया है, तो दोस्तों याद रखना 7 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण दिया। देखो पद्म जो पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार जो मेरे प्यारे बच्चों इसका 3 कैटेगरी है, पहला पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा जो है वो पद्मश्री है। तो अगर पद्म पुरस्कार के बारे में बात किया जाए, पद्म पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया गया, तो 139 लोगों को दिया गया, जिसमें जो सबसे ऊपर है पद्म विभूषण है वो दिया गया 7 व्यक्ति को, पद्म भूषण जो दिया गया वो 19 व्यक्ति को दिया गया और पद्मश्री जो दिया गया वो 113 व्यक्ति को दिया गया। याद रखना तो 7 व्यक्ति को हम दोस्तों आज याद कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको दिया गया पद्म विभूषण। अगर पद्म पुरस्कार की बात की जाए कि पद्म पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो 1954 में शुरू हुआ था। तो देखो पहले व्यक्ति हैं नागेश्वर रेड्डी जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, कि तेलंगाना राज्य के हैं। दूसरे हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जिनका नाम है जगदीश सिंह खेहर, पब्लिक अफेयर्स के लिए चंडीगढ़ के हैं, इनको दिया गया। कुमुदनी रजनीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में दिया गया, गुजरात के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक के हैं। MD वासुदेवन नारायण को मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा में केरल के हैं ये। और देखो यार ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया, ये जापान के हैं, व्यापार और उद्योग में दिया गया। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया कला में, ये बिहार की है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना मरणोपरांत किस 2 व्यक्ति को दिया गया पद्म विभूषण, तो याद रखना। और जापान के कौन थे ये भी याद रखना, क्या बोलोगे, ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा है वैशाख दिवस। वैशाख दिवस पर एयरफोर्स के विशेष विमान द्वारा, वैशाख दिवस पर, किस दिवस पर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, तो क्या बोलोगे, वैशाख दिवस पर एयरफोर्स के विशेष विमान द्वारा सारनाथ बिहार से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में सीमित समय के लिए ले जाया गया है, तो वियतनाम।
कहां ले जाया गया है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मैंने क्या बोला, वैसाख दिवस पर, देखो वैसाख दिवस दोस्तों, वैसाख दिवस पर एयरफोर्स के विशेष विमान के द्वारा सारनाथ बिहार से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में सीमित समय के लिए ले जाया गया है? तो वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। देखो सारनाथ, सारनाथ के मल्लुगंध कुटी विहार में स्थापित बुद्ध के ये अवशेष जो है वो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में खुदाई करके प्राप्त किया गया था। और वैसाख जो है ये दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि 2500 साल पहले 623 ईसा पूर्व में वैसाख दिवस के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों ये कैसा लग रहा है हमारा सीरीज? इसका जवाब दोस्तों अवश्य देना आप कमेंट बॉक्स में। अब मैंने कल जो प्रश्न किया था वो प्रश्न था एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में हुआ। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर जो है वो नॉर्वे है। अब आज का 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? और वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, वर्तमान में सीडीएस कौन है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों है, याद रखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? प्रश्न हमारा ये है, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को जरा हम देख लेते हैं एक बार वो लाइनर में, ताकि आपको पीछे वाला भी याद रहे। तो मैंने बताया था कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बने हैं वो विनोद कुमार गुंजियाल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। किस राज्य के लल्लुकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? कर्नाटक मेरे प्यारे बच्चों हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के कामेल में खेलो इंडिया मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश के कामले में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या 151 है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? चीन। और दूसरे स्थान पे अपना प्यारा देश भारत है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया है? तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश। और केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन है प्रथम स्थान पर? तो महाराष्ट्र है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों? आप इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।